नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्श राज्य की परिकल्पना की और प्लेटो ने आदर्श राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया। प्लेटो ने आदर्श राज्य को सर्वोत्तम संभावित राज्य के रूप में देखा और प्लेटो के समय में यूनान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर विद्यमान था, इसलिए प्लेटो ने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जिसके अंतर्गत समाज अथवा राज्य में पूर्ण एकता कायम की जा सके। वे कौन कौन से तत्व हैं जो प्लेटो के आदर्श राज्य के अंतर्गत हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख तत्व है दार्शनिकों का शासन। प्लेटो ने दार्शनिकों का शासन आदर्श राज्य की सर्वप्रमुख विशेषता बताई, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि ज्ञान ही सद्गुण है और शासन का सूत्र हमेशा बौद्धिक लोगों, ज्ञानी लोगों और दार्शनिक लोगों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बुद्धि, भावनाओं पर, स्वार्थों पर पूर्ण संयम प्राप्त कर लिया होता है और दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और उनका एक ही प्रमुख कर्तव्य होता है समुदाय के हितों की पूर्ति करना। इस प्रकार प्लेटो का मानना था कि शासन की बागडोर हमेशा दार्शनिकों के हाथ में होनी चाहिए और वो दार्शनिकों को ही शासक के रूप में देखता है और ऐसा शासक जिस पे कोई नियंत्रण ना हो, ना लिखित कानूनों का, ना जनमत का और अन्य किसी भी प्रकार का उसके ऊपर अंकुश ना हो। इस प्रकार प्लेटो आदर्श राज्य के अंतर्गत ऐसे शासन की कल्पना करते हैं, ऐसे शासक की कल्पना करते हैं, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि यदि बौद्धिक लोगों के हाथ में शासन की बागडोर होगी तो ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार के प्रतिबंध में रहने की आवश्यकता नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य की दूसरी विशेषता है न्याय, क्योंकि प्लेटो ने राज्य के अंतर्गत 3 वर्गों का वर्णन किया: शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग। क्योंकि प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति के वृहत रूप में ही देखा, क्योंकि व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्व होते हैं: ज्ञान, साहस और संयम। और इन तीनों तत्वों के आधार पर समाज में 3 वर्गों का निर्माण होता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन संतोषपूर्वक करते हैं और एक दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं, तो ऐसे राज्य में, ऐसे समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। और यही न्याय प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषता है। और प्लेटो ने इन 3 वर्गों के आधार पर कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी दिया, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि जिस व्यक्ति में जिस कार्य को करने की योग्यता होती है उसे उसी कार्य का निष्पादन करना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग विद्यमान हैं और न्याय की स्थापना करने में इन तीनों वर्गों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर्तव्य पूर्वक करना पड़ता है और कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए ये तीनों वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य के अंतर्गत शिक्षा, साम्यवाद दोनों ही महत्वपूर्ण विशेषताएं विद्यमान हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और साम्यवाद को प्लेटो न्याय की प्राप्ति के लिए आवश्यक बताते हैं, क्योंकि नागरिकों को कर्तव्यों की प्रेरणा देने के लिए उन्हें इस प्रकार से शिक्षित किया जाना चाहिए कि वो राज्य के कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर पाएं। और आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करके प्लेटो कहते हैं कि इससे व्यक्ति स्वार्थों से और क्षुद्र हितों से ऊपर उठ के राज्य की एकता के बारे में ही सोचेगा। तो हम देखते हैं कि आदर्श राज्य में शिक्षा की व्यवस्था जो प्लेटो करता है वो राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा है, सुनियोजित शिक्षा है और प्लेटो शिक्षा को अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है। प्लेटो कुरुचिपूर्ण कला एवं साहित्य से नवयुवकों को दूर रखने की बात करते हैं और प्लेटो के अनुसार
ऐसे साहित्य और कला जो व्यक्तियों पर अनैतिक प्रभाव डाले उनका प्रकाशन राज्य के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। केवल नैतिक प्रभाव डालने वाले साहित्य और कला ही राज्य में प्रकाशित होने चाहिए। प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था अभिभावक वर्ग के लिए की। प्लेटो का मानना था कि राज्य के अंतर्गत अभिभावक वर्ग के लिए ना तो कोई निज संपत्ति होगी और ना ही उनका कोई निजी परिवार होगा, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से ही अभिभावक वर्ग के अंतर्गत स्वार्थपूर्ण और संकुचित भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे कि राज्य की एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था के माध्यम से राज्य में एकता स्थापित करने का प्रयास किया और अभिभावक वर्ग को अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन करने के लिए प्रेरित किया। प्लेटो के आदर्श राज्य में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। आदर्श राज्य में प्लेटो नारियों को घर की चार दीवारी के बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा, जीवन यापन, शासन आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि तत्कालीन समय में एथेंस में स्त्रियों को ना तो शिक्षा का अधिकार प्राप्त था और ना सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में स्त्री और पुरुष के मध्य किसी भी प्रकार का लैंगिक भेद नहीं किया गया है और प्लेटो का आदर्श राज्य सर्वाधिकारवादी राज्य है। प्लेटो का आदर्श राज्य जीवन के सभी क्षेत्रों में, व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में संबंध रखता है और प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी धारणा को व्यक्त करते हुए वेपर कहते हैं कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण और आदर्श राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य के मूल्यांकन की अब हम यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि प्लेटो द्वारा जो आदर्श राज्य के ऊपर विचार दिए गए हैं उनकी कुछ खूबियाँ हैं तो उनके अंतर्गत कुछ कमियाँ भी हैं। हम कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य अव्यावहारिक था, क्योंकि विशुद्ध बुद्धि तथा निरपेक्ष ज्ञान द्वारा वो शासन को चलाने की बात करते हैं और यह बहुत ही संदेहपूर्ण है कि ज्ञानी व्यक्तियों को, दार्शनिक वर्ग को कैसे खोजा जाए और यह निर्णय करना कि अमुक व्यक्ति वास्तव में दार्शनिक है और उसने अपनी सभी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार के व्यक्ति को खोज पाना बहुत मुश्किल कार्य है और दार्शनिक वर्ग शासन के लिए सामान्यतः जल्दी से तैयार नहीं होते, क्योंकि वो तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन की कठोर यथार्थताओं से दूर हट जाते हैं और ऐसे व्यक्ति कभी कभी ऐसी प्रवृत्तियां भी प्रकट करते हैं जो लोगों के लिए सनक या प्रमाद ही दिखाई पड़ती है। जोवेट के अनुसार दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत आगे तक देखने वाला होता है या फिर अतीत में बहुत पीछे की ओर देखने वाला होता है और वो वर्तमान के क्रियाकलाप और घटनाओं को देखने में असमर्थ होता है। इस प्रकार से दार्शनिक हमेशा भूत और भविष्य के चिंतन में लगे रहते हैं और वर्तमान जीवन की कठोर सच्चाइयों से उनका वास्ता बहुत कम होता है। प्लेटो शासक वर्ग को शासन का भार देकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात करते हैं और शासन की बागडोर हमेशा ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं को समझते हों और उनका निराकरण करने की क्षमता रखते हों। इस प्रकार से प्लेटो के आदर्श राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता का निषेध भी कर दिया गया है, क्योंकि प्लेटो व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते, क्योंकि राज के हस्तक्षेप से व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। व्यक्ति ना तो अपने निजी परिवार रख सकता, ना निजी संपत्ति रख सकता है। शिक्षा प्रणाली भी राज्य द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होती है, अर्थात राज्य का सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप होता है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध हो जाता है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत की बात करते हैं और आदर्श राज्य के अंतर्गत 3 वर्गों को सम्मिलित करते हैं और तीनों वर्गों के कार्य सीमित होते हैं। इससे उनके पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता और सभी पक्षों के विकास की संभावना नहीं रह पाती। आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व दिया गया है
और अत्यधिक और अनुचित महत्व दिया गया है, क्योंकि मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में बांटना अनुचित है और अव्यावहारिक है। व्यक्ति और राज्य में इस प्रकार की समानताओं के निरूपण से अनेक शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्लेटो शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा कर देते हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य के अंतर्गत बहुत सारे तत्वों की उपेक्षा करी है, जैसे कानून है, सरकारी पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति किस प्रकार हो, न्यायालयों का प्रबंधन, अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था का कोई वर्णन आदर्श राज्य के अंतर्गत नहीं किया गया है और इससे आदर्श राज्य का कार्य संचालन कठिन प्रतीत होता है। प्लेटो आदर्श राज्य के अंतर्गत दास प्रथा के बारे में भी किसी भी प्रकार के विचार प्रकट नहीं करते। कुछ आलोचकों का मानना है कि प्लेटो ने दास प्रथा को मौन स्वीकृति प्रदान की है, क्योंकि उन्होंने दास प्रथा के बारे में किसी भी प्रकार की विचार प्रकट नहीं करे हैं और न ही दास प्रथा का विरोध किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का जो उद्देश्य था आदर्श राज्य के अंतर्गत, वो ऐसे राज्य की स्थापना करना था जिसमें पूर्ण स्थिरता हो और एकता कायम रह सके, किंतु व्यवहारिकता के धरातल पर हम देखें तो आदर्श राज्य की परिकल्पना व्यवहारिकता से परे है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।